Hello and welcome to Arumal's Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 28th September 2022. For more study materials and updates, you can also join our WhatsApp group. The link for the group will be provided in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first topic is going to be really important from a syllabus perspective. तो ये इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन मानसून के बारे में है. ठीक है, अब आपको पता होगा कि इंडियन मानसून जो है इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, स्पेशली फ्रॉम जियोग्राफी. इंडियन जियोग्राफी जो पार्ट है तो इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लाइमेट, जहाँ पे हम इंडियन मानसून के बारे में जानते हैं. ठीक है, सो दिस टॉपिक हैज अ सिग्निफिकेंट रिलेवेंस टू आवर सिलेबस फ्रॉम अ नंबर ऑफ एंगल्स, बी इट फ्रॉम द जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू और टॉपिक्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग आर ऑल्सो ऑफन आस्क्ड इन जीएस पेपर 4. ठीक है, एंड नीडलेस टू मेंशन दैट एवरी ईयर एटलीस्ट वन essay is always asked from topics like climate change, उसका impact के बारे में, causes, consequences के बारे में. ठीक है, so this is going to be really important जहाँ पे हम मानसून के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम मानसून के कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में भी आ जाएंगे. ठीक है, सो न्यूज़ ये है कि द रिसर्च शोज दैट ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस द फ्लक्चुएशंस इन द, यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, द क्लाइमेट चेंज इज रिजल्टिंग इन द फ्लक्चुएशंस इन द मानसून, रिजल्टिंग इन बोथ लॉन्ग ड्राई पीरियड्स एंड शॉर्ट स्पेल्स ऑफ हैवी रेन्स. ठीक है, दिस आर्टिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू. तो फर्स्ट हम बात करेंगे मानसून के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे मानसून की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में. ठीक है, अब देखिए मानसून नॉर्मली हम ये मानसून के बारे में बात करते या डिस्कस करते हैं फ्रॉम दी इंडियन जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, बट लेट मी टेल यू मानसून इज नॉट जस्ट एन इंडियन फेनोमेना, इट इज़ अ ग्लोबल फेनोमेना है. ठीक है, तो इट इज़ अ ग्लोबल फेनोमेना जो आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा, विच इज एप्लीकेबल इन द रीजन फ्रॉम 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ. ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप इन इंडिया. अब देखिए ये इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, इसे मानसून टाइप इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इंडिया में जो रेनफॉल होता है तो 70% ऑफ द रेनफॉल इज डिपेंडेंट ऑन मानसून ओनली. तो मानसून विंड जो आता है ड्यूरिंग द समर सीजन, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, तो उसी पर डिपेंड करता है 70% ऑफ रेनफॉल. एंड एज सच बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस वी कॉल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया टू बी मानसूनल टाइप. ठीक है, अब ये जो मानसून है, मानसून टर्म आया है मौसम टर्म से, मौसम से. तो मौसम जो कि एक अरबिक टर्म है. ठीक है, तो मौसम का मीनिंग है सीजन्स. So in Asia, this type of climate is found mainly in the south and the southeast region. So out of total 4 seasonal divisions of India, that is summer, winter, autumn and spring, तो monsoon occupies 2 divisions यहाँ पे occupy करता है. ठीक है, तो पहला हो जाता है आपका साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो कि समर में होता है, एंड विंटर में आपको मिलेगा द रिट्रीटिंग मानसून सीजन. ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है जो कि एज आई टोल्ड यू 70% ऑफ रेनफॉल इंडिया में कॉज करता है. ठीक है, वन थिंग यू शुड नो अबाउट दिस टाइप ऑफ विंड. अब देखिए मानसून क्या, ये तो एक विंड है. ठीक है, अब ये जो विंड है ना, आप देखोगे जियोग्राफी में नॉर्मली मोस्टली क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द विंड्स आर ऑफन नेम्ड आफ्टर द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन. मतलब विंड जहां से आता है ना, उसी के बेसिस पर विंड को नाम दिया जाता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेस्टिनेशन. ठीक है, तो विंड जहां से आता है, अब देखिए ये जो विंड आप देख रहे हो क्योंकि ये साउथ वेस्ट से आ रहा है. ठीक है, इफ यू लुक एट द, अगर आप ये देखोगे फ्रॉम द कॉम्पास पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप देखोगे कि ये साउथ वेस्ट से आ रहा है. ठीक है, तो ये इंडिया में कहां से एंटर कर रहा है, साउथ वेस्ट से एंटर कर रहा है, इसीलिए हम इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं. ठीक है, और ये जो विंटर में दैट इज अक्टूबर नवंबर में जो रहता है ना, ये रिट्रीटिंग मानसून, मतलब मानसून विंड जो आया था समर में वो वापस जाता है. तो वापस जब ये जाता है ना, इट गोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये रिट्रीटिंग मानसून को नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन भी कहा जाता है. अब जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, इट इज अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून देखिए यहाँ पे इंडिया में एंटर करता है. इंडिया में एंटर करके इट कॉजेस रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट्स, इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड ऑल्सो इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ये रेनफॉल कॉज करता है. ठीक है, सो रेनफॉल रिसीव फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इज सीजनल इन कैरेक्टर. इट ऑकर्स बिटवीन जून से लेकर सितंबर तक. ठीक है, तो जून के पीरियड में नॉर्मली जो पहला जो मानसून रेन होता है वो नॉर्मली आप देखोगे ये केरला में होता है. ठीक है, तो केरला से होते हुए इट मूव्स नॉर्थ, और नॉर्थ से होके ये जो पेनिनसुला है, दिस पेनिनसुला इज नोन एज द कठियावाड़ पेनिनसुला. तो कठियावाड़ पेनिनसुला से ये एंटर करता है. ठीक है, तो कठियावाड़ पेनिनसुला से ये एंटर करता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में बारिश कॉज करता है. सिमिलरली यू कैन सी देयर इज अनदर ब्रांच ऑफ दिस साउथ वेस्ट मानसून जो कि विच इज मूविंग पैरेलल टू द ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, ये तो था, ये जो मूव कर रहा था दिस वाज मूविंग पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट्स. अब ये मूव कर रहा है पैरेलल टू द ईस्टर्न घाट्स, तो पैरेलल टू द ईस्टर्न घाट्स मूव करता है दिस बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंटर करता है इंडिया थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडिया से. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एंटर करता है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको पता होगा कि नॉर्थ में हिमालयस है, ईस्ट में आपको मिलेगा पूर्वांचल हिमालयस. इसी कारण से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत बारिश कॉज होता है.
ठीक है. सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो रीजन है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेट प्लेसेस ऑफ इंडिया विच रिसीव्स ऑलमोस्ट 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल कॉज होता है एनुअली. ठीक है. और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे बारिश, यहाँ पे ट्रिमेंडस रेनफॉल, फ्लड वगैरह कॉज करने के बाद इट टेक्स एन वेस्टवर्ड टर्न एंड इट मीट्स दिस, यहाँ पे जो अरेबियन सी का जो ब्रांच था ना, इसे फाइनली मीट करता है एंड दोनों मिलके यहाँ पे खूब बारिश कॉज करता है इन दी एंटायर नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन. तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून. नाउ इफ यू कम बैक टू दिस पीरियड, देखिए अब ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, साउथ वेस्ट मानसून देखिए क्यों आता है. मानसून जैसे कि मैंने बताया कि ये विंड है, विंड में रहता है मॉइस्चर, तो ये मॉइस्चर आके यहाँ पे रिलीज करता है. तो विंड इसीलिए आता है, विंड का आपको पता होना पड़ता है डायरेक्शन. तो विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, आई रिपीट, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो इंडिया में या नॉर्थ इंडियन जो ये रीजन है, इसमें एंटर इसीलिए करता है बिकॉज इंडिया में ना समर टाइम में, देखिए ये जो मंथ है जून से लेकर सितंबर तक, ये जो पीरियड है ये समर का टाइम है. तो समर में क्या रहता है, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ना, इसमें यहाँ पे पाया जाता है आपको डायरेक्ट सनरेज पाया जाता है. ठीक है, तो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इज हाई एंड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना, वो लो हो जाता है. एंड नॉट जस्ट इन द नॉर्थ इंडियन रीजन, सिमिलरली आप कह सकते हो कि जो प्लेट्यू है ना, यहाँ पे नॉर्थ हिमालयस के नॉर्थ में आपको मिलेगा यहाँ पे टिबेटन प्लेट्यू. टिबेटन प्लेट्यू में भी वही कहानी है कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीटिंग दिस रीजन ऑल्सो गेट्स हीटेड अप. हीट होने के कारण यहाँ पे होता है लो प्रेशर. ठीक है, सो नॉर्थ इंडियन रीजन में, उसके बाद तिबेटन प्लेट्यू में यहाँ पे जो लो प्रेशर, यहाँ पे जो सेल बना है, अब ये लो प्रेशर सेल क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है विंड्स फ्रॉम द नियर बाय हाई प्रेशर रीजन. इसीलिए इसी नॉर्थ यहाँ पे जो लो प्रेशर बना है, इस लो प्रेशर सेल में कन्वर्ज हो जाता है आपका विंड्स फ्रॉम द वेरियस हाई प्रेशर रीजन. ठीक है, तो इसी कारण से आप कह सकते हो विंड्स एंटर इंडिया फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड कॉजेस रेनफॉल इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. अब देखोगे आप, ये जो टिबेटन प्लेट्यू है ना, इस जगह पे इतना बारिश कॉज नहीं होता, ये ड्राई होता है. क्यों ड्राई होता है, बिकॉज जो मानसून जो विंड्स था ना, अब इस मानसून विंड्स को ब्लॉक करता है फ्रॉम मूविंग नॉर्थवर्ड्स. कौन ब्लॉक करता है, यहाँ पे हिमालयस मिलेगा. ठीक है, देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयस, द ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड द शिवालिक. तो ये रेंजेस क्या करता है, जो नॉर्थ जो मानसून विंड्स है, इनको कन्फाइन करता है इंडिया में. ठीक है, सो दैट इट इज नॉट अलाउड टू लाइक क्रॉस दिस हिमालय, सो द रेनफॉल इज ऑफन लिमिटेड टू दिस नॉर्थ इंडियन रीजन. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में होगा, वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा. सो दिस इज अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून. तो अब अगर आप देखोगे, ये जो रिट्रीटिंग मानसून का सीजन है, ये होता है अक्टूबर और नवंबर में, दैट इज इन द विंटर सीजन. अब विंटर सीजन में क्या होता है, जो टेम्परेचर यहाँ पे ड्रॉप होता है. आपको पता होगा कि टेम्परेचर ड्रॉप्स इन द विंटर में टेम्परेचर ड्रॉप होने के कारण यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर, और जो लो प्रेशर जो सेल बना था ना, जो यहाँ पे डिप्रेशन या लो प्रेशर सेल बना था, अब वो शिफ्ट करता है साउथवर्ड. ठीक है, तो अब मान लीजिए कि कहीं पे इक्वेटर में या उससे भी नीचे आपको पाया जाता है जो लो प्रेशर सेल है. अब ये लो प्रेशर सेल के कारण जो भी विंड्स यहाँ पे आए थे ना, अब वो वापस से लो प्रेशर सेल में वापस चले जाते हैं. और बिकॉज ये जो विंड्स है वो मूव करते हैं इन दिस डायरेक्शन, जो उल्टा डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो इसीलिए इनको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून. यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून हैज नथिंग टू डू विद नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट मानसून इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, दे वुड बी मूविंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. दिस इज द रीजन व्हाई, लाइक व्हाइल लिविंग इंडिया या व्हाइल एस्केपिंग फ्रॉम इंडिया, इट मूव्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. एंड दिस इज द रीजन व्हाई, एज आई टोल्ड यू, wind is often named after the place of its origin. Hence दिस विंड इज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है. नॉर्थ ईस्ट मानसून नॉर्मली क्या होता है, बिकॉज इट डज नॉट फाइंड एनी मॉइस्चर ऑन इट्स वे, सो इट डज नॉट कॉज रेनफॉल. ठीक है, ये क्या करता है, ये रेनफॉल कॉज नहीं करता है. लेकिन ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जब जाता है, इसको मिल जाता है मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर ये जाके रिलीज करता है इन दिस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में. ठीक है, तो तमिलनाडु में आपको पता होगा कि इस जगह पे पाया जाता है तमिलनाडु, यहीं पे रिलीज होता है मॉइस्चर, और यहाँ पे बारिश कॉज होता है इन द नॉर्थ ईस्ट मानसून season. But other than that, northeast monsoon जो wind है, it does not cause rainfall in the other parts of India. ठीक है, and there are also number of factors you should know that are associated with the occurrence of monsoon, जैसे कि the differential heating and the cooling of land and water. ठीक है, उसके बाद shifting of the IT season shift होता है. ठीक है, अगर कभी मैं मानसून के बारे में एक और दिन जब मैं टॉपिक करूंगा, I'll just try to explain you in detail about the IT season, about the intertropical convergence zone के बारे में, and also about the high pressure area जो कि रहता है आसपास में. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मडागास्कर में पाया जाता है हाई प्रेशर. ठीक है, मडागास्कर कहीं नीचे आपको मिलेगा, यहाँ पर आइलैंड है, तो यहाँ
से हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, इन सब कारण की वजह से मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड एंटर्स इनटू इंडिया. So I believe I was able to give you a brief idea about the occurrence of monsoon, about the mechanism of how monsoon causes rainfall in India. ठीक है, इफ समझ में आ गया है तो आई वुड बी ग्रेटफुल अगर आप रिप्लाई करते हो कमेंट सेक्शन में. ठीक है, वैसे अब देखिए अभी हम थोड़ा बात करते हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन मानसून के बारे में. ठीक है, सो अब ये जो इंडियन मानसून है, इंडियन मानसून में एज आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट देयर हैज बीन फ्लक्चुएशंस व्हिच हैव बीन ऑब्जर्व्ड. तो क्या क्या इंपैक्ट है इसी के बारे में हम बात करेंगे. तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपैक्ट जो दिखेगा आपको वो एग्रीकल्चर पे ही होता है. पता है क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि इंडिया का जो रेनफॉल है उसमें 70% रेनफॉल कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? मानसून का रहता है. अब मानसून का जो रेनफॉल है उस पर डिपेंड करता है कौन? मानसून का जो रेनफॉल है उस पर डिपेंड करता है अपना एग्रीकल्चर. ठीक है, सो एग्रीकल्चर यू शुड नो कि इट इज वन ऑफ द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वेयर एटलीस्ट 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो ये जो एग्रीकल्चर है ना, इसमें अगर कोई भी इंपैक्ट होने से इट ऑल्सो हैज एन इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, सो दिस इज हाउ एग्रीकल्चर पे अगर कुछ भी यहाँ पे इंपैक्ट होता है इट इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी बेसिकली. ठीक है, सो पहला इंपैक्ट यहाँ पे बताया गया है अबाउट द खरीफ क्रॉप के बारे में. सो खरीफ क्रॉप आपको शायद पता होगा, इट इज द मॉनसून क्रॉप भी कहा जाता है दैट आर सोन इन द रेनी सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर. ठीक है, सो दिस आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स. द बेस्ट एग्जांपल बीइंग राइस. तो दे आर मोस्टली द वाटर डिपेंडेंट क्रॉप्स. ठीक है, सो वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन ट्रैक ऑफ मॉनसून सिस्टम कैन बी सीन ऑन खरीफ क्रॉप्स, पर्टिकुलरली राइस. तो देखिए बिकॉज राइस इज अ वाटर सेंसिटिव क्रॉप, तो इसी के वजह से जब भी यहाँ पे ड्राई स्पेल होता है या बहुत ज्यादा पानी होता है, फ्लड होता है, तो इट इंपैक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस. ठीक है, द फॉल इन द खरीफ आउटपुट में कीप प्राइसेस द राइस प्राइसेस एट एलिवेटेड लेवल्स. ऑब्वियस सा बात है, जब प्रोडक्शन इफेक्ट होगा तब इट विल बी आल्सो लीडिंग टू इन्फ्लेशन. ठीक है, सो बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी व्हिच अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ कंट्रीज टोटल राइस प्रोडक्शन हैव बीन हाईली डेफिसिट. तो इस साल का ही ये रिपोर्ट है. तो ये 2022 में क्या हुआ है इन द मॉनसूनल सीजन में बिहार, बंगाल एंड यूपी जो कि 1/3, ठीक है, जो कि 1/3 प्रोडक्शन अकाउंट करता है, उनमें इस बार क्या हो गया है, इट हैज लेड टू like a fall or drop in the production level of rices which may lead to the inflation in the prices of rice. ठीक है, उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स. दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेन में इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द ग्रेन एज वेल. ठीक है, जो क्वालिटी है, तो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन इट वर्सन्स इन केस ऑफ इरेगुलर मानसून. ठीक है, जब भी मानसून इरेगुलर होता है ना, इट ऑल्सो लीड्स टू द वर्सनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ द ग्रेन्स. ठीक है, एंड एज वेल एज द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑल्सो मे वेरी. सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, वेरी हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 35 से ज्यादा होता है तो इट कैन इंड्यूस हीट स्ट्रेस एंड अफेक्ट प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लीडिंग टू स्पाइकलेट, स्टेरिलिटी, नॉन वायबल पोलन एंड रिड्यूस ग्रेन क्वालिटी. ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उसको अफेक्ट करता है. उसके बाद आता है फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियोस यू विल बी नोइंग, हमने ये पहले भी बहुत बार बात किया है अबाउट इसके बारे में. दैट इज इट इज द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया. ठीक है, फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. तो जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन के लिए अगर मान लीजिए फूड इज अवेलेबल, फूड इज एक्सेसिबल, फूड इज अफोर्डेबल, देन वी से कि यस इंडिया इज अ फूड सिक्योर कंट्री. ठीक है, तो ये क्या होता है, फूड सिक्योरिटी डिपेंड करता है ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन. राइट, फूड सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड करता है कि इंडिया के पास कितना प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, ऑफ फूड ग्रेन्स है. तो अगर मानसून इरेगुलर होता है, अगर मानसून में आता है फ्लक्चुएशंस, तो इट में ऑल्सो लीड टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स व्हिच विल कीप द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एट स्टेक. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. Now, another concern regarding the climate change on Indian monsoon is the changing rainfall pattern. It is the most significant, or you can say it is the most करंटली अगर आप देखोगे जो रिपोर्ट है 2022 के केस में, तो जो स्टडीज है, जो ऑब्जर्वेशंस है, सो दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट हैज बीन नोटिस्ड टू दिस ऑब्जर्वेशन दैट इस बार जो रेनफॉल पैटर्न है ना वो काफी चेंज हो गए. ऐसा नहीं है कि हर बार सेम रहता है, हर बार अलग रहता है, लेकिन इस बार जो वेरिएशंस है ना वो काफी ज्यादा है. ठीक है, अ शिफ्ट इन द ट्रैक ऑफ मॉनसून सिस्टम हैज बीन सीन सच एज लो प्रेशर एंड डिप्रेशन. अब मैंने बताया था आपको लो प्रेशर के बारे में. लो प्रेशर क्या है? इट इज अ जोन ऑफ विंड कन्वर्जेंस. लो प्रेशर में हाई प्रेशर से विंड आता है, तो एज सच वो क्या हो गया, इट इज द जोन ऑफ विंड कन्वर्जेंस. मतलब यहाँ पे विंड्स आके कन्वर्ज करते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, इसे डिप्रेशन भी कहा जाता है. सो मॉनसून डिप्रेशन जो होते हैं ना, नाउ दे आर ट्रेवलिंग साउथ ऑफ द रेस्पेक्टिव पोजीशन. जहां पे यूजुअली होना चाहिए था उससे साउथ हो रहा है. मैं आपको बार बार एक चीज यहाँ पे कह रहा हूं कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में फॉर्म होना चाहिए था दिस लो प्रेशर डिप्रेशंस, ये जो लो प्रेशर सेल्स है, बट अभी क्या हुआ है, इस बार ये नोटिस हुआ है कि दे हैव शिफ्टेड साउथवर्ड्स.
ठीक है। अब इसकी वजह से देखिए मॉनसून डिप्रेशन ओरिजिनली रेफर्स टू अ लो प्रेशर सिस्टम अफेक्टिंग द नॉर्थ इंडियन ओशन, जो ये नॉर्थ इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, तो इसी रीजन में पाया जाता है आपको लो प्रेशर सिस्टम। इस बार लेकिन क्या हुआ है, ये जो विंड है, तो विंड बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द लो प्रेशर सेल, अभी फिलहाल क्या हुआ है, जो कन्वर्जेंस है वो भी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा साउथ में हुआ है, ठीक है। So the studies and the observations have revealed that such depressions have shifted to the south from their respective position. Hence, the rainfall that was about to be caused in the North Indian plains of West Bengal, Bihar, UP are now diverted southwest towards, diverted southward to MP, Gujarat, Rajasthan, etc. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि MP, गुजरात, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र हैव रिकॉर्डेड एक्सेस रेनफॉल, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे इतना रेनफॉल होता नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बार दिस प्लेसेस हैव रिसीव्ड एक्सेस रेनफॉल। Why? Because of the shifting of the low pressure cell to the south. इन कॉन्ट्रास्ट जहां पे होना चाहिए था, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, ये जो जगह है ना, ये नॉर्थ इंडियन प्लेस में बिलोंग करता है, इसमें लेकिन इस बार डेफिसिट रेनफॉल हुआ है। इसी वजह से जो राइस का प्रोडक्शन है, जो खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन है, उस पर भी इफेक्ट हुआ है, ठीक है। सो अगस्त 22 सॉ 2 बैक-टू-बैक डिप्रेशंस फॉर्मिंग इन द बे ऑफ बंगाल एंड ट्रेवलिंग अक्रॉस सेंट्रल इंडिया। तो रेनफॉल जो है इस बार सेंट्रल इंडिया में इट इज मोर कंसेंट्रेटेड। अगस्त 22 में ही 2 बार डिप्रेशंस फॉर्म हुए हैं इन द केस ऑफ सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। सो व्हाइल समर मॉनसून रेनफॉल ईच ईयर इज यूनिक, तो देखिए हर साल यूनिक ही होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार पैटर्न सेम रहता है, हर बार यूनिक है, लेकिन इस बार जो वेरिएशन है ना, जो वेरिएशन इस बार दिखाई दे रहा है, तो ये काफी ज्यादा है, ठीक है। द टेम्पोरल वेरिएबिलिटी और द स्पेटियल वेरिएबिलिटी इज क्वाइट मोर इन द केस ऑफ दिस ईयर 2022, ठीक है। एंड दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द क्लाइमेट चेंज दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसी टॉपिक के बेसिस पर मैंने यहाँ पे दिया है आपको एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, इफ यू हैव बीन एबल टू टेक thorough idea about this topic, I would request you to attempt an answer which is a mains practice answer and also a prelims practice question which you can answer in the comment section. अभी नेक्स्ट आर्टिकल अपना अरुणाचल के बारे में है। तो यहाँ पे बात किया गया है अबाउट एन NGO which is planning some developmental activities or some conservation activities of wetland, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है पुलिस पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस इनिशिएटिव ऑफ द एनजीओ कैन बी यूज्ड एज रेमेडियल मेजर फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। हेंस ये जो इन्फॉर्मेशन जो अभी हम देखेंगे, तो ये जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 में यूज कर सकेंगे, ठीक है। या कोई भी अगर एनवायरनमेंट बेस्ड ऐसे आता है तो उसमें भी हम ये चीज अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1 जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द एसे पर्सपेक्टिव। तो न्यूज देखिए क्या है, इट इज द न्यूज सेज कि टू डेवलप वेटलैंड्स इन द स्टेट अ पासीघाट बेस्ड एनजीओ, ठीक है, दिस इज एनजीओ व्हिच इज नोन एज द ACS, दैट इज अरुणाचल चैरिटी सोसाइटी। तो दिस इज पासीघाट बेस्ड व्हिच हैज टेकन सम स्टेप्स टू ग्रो एक्वेटिक प्लांट स्पीसीज इन द वेटलैंड्स अलोंग द असम अरुणाचल बॉर्डर, दैट इज इन द धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है, तो इसी जगह पे प्लान किया गया है सम ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। नाउ दिस आर्टिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स। अब देखिए द करेंट कंटेक्स्ट सेज कि इन एन एफर्ट टू डेवलप वेटलैंड्स इन द स्टेट, द अरुणाचल चैरिटी सोसाइटी, अ पासीघाट बेस्ड एनजीओ, engage in avenue plantation. What is avenue plantation? It is growing trees in rows on both sides of the roads, ठीक है। रोड्स के दोनों ही साइड में जब आप ट्रीज ग्रो करते हैं उसी को एवेन्यू प्लांटेशन कहा जाता है। टेकन स्टेप्स टू ग्रो एक्वेटिक प्लांट स्पीसीज, ठीक है। अब ये जो एक्वेटिक प्लांट स्पीसीज है, दिस पर्टिकुलर एनजीओ इज यूजिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड एक्वेटिक प्लांट स्पीसीज व्हिच इज लोकली नोन एज सिमिर। ये नाम इंपॉर्टेंट है, कभी पुलिस पे पूछा जा सकता है, सिमिर, ठीक है। तो इन द वेटलैंड्स अलोंग द इंटरस्टेट बाउंड्री विद असम धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, the simir plants reproduce through vegetative reproduction, develop wetlands by maintaining its ecosystem. So this is basically going to help in the maintenance of the ecosystem which has been created in the wetlands, besides providing shelter to many aquatic birds, ठीक है। अब वेटलैंड जो है देखिए, जो बर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेटलैंड्स बर्ड्स के लिए। तो वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड हैबिटेट्स एंड बर्ड्स यूज देम फॉर ब्रीडिंग, नेस्टिंग, रियरिंग यंग बर्ड्स, ठीक है। एंड बर्ड्स ऑल्सो यूज द वेटलैंड्स एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फॉर फीडिंग, रेस्टिंग एंड शेल्टर एज वेल,
ठीक है. सो दिस वेटलैंड्स आर द वेटलैंड्स नॉट जस्ट इन द अरुणाचल प्रदेश बट एंटायर इंडिया एंड ग्लोबली भी आप देखोगे वेटलैंड्स को ना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इनको लिया जाता है. ठीक है. दिस आर प्लेसेस देयर हैज ऑलवेज बीन नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. ठीक है. द प्लांट स्पीसीज इज रेयरली फाउंड इन वेटलैंड्स एंड वाटर बॉडीज. ये जो सीमीड है इट इज रेयरली फाउंड इन द वेटलैंड्स एंड वाटर बॉडीज ऑफ लो लाइंग एरियाज इन अपर अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है. तो ये जो एनजीओ है दिस एनजीओ हैज मतलब ये लास्ट 2018 में भी एक लॉन्च किया था प्लांटेशन ड्राइव ऑफ एन एवरग्रीन ट्री. तो 2018 में इन्होंने प्लांटेशन किया था चियोनैंथस रेमिफ्लोरस. ठीक है. इट इज चियोनैंथस रेमिफ्लोरस. इट इज एन एवरग्रीन ट्री स्पीसी. तो ये इन्होंने ग्रो किया था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट. Okay, so according to botanists, ये जो Chionanthus remiflorus species है of plant, now this is going to help by releasing sufficient oxygen. ठीक है. This is an evergreen plant which releases sufficient oxygen into the atmosphere. So this is how it is going to help. So 2018 में लिया था ये initiative the same NGO और इस साल ACS ने क्या किया है they are growing this simil. ठीक है. सो प्रेसिडेंट ऑफ द अरुणाचल चैरिटी सोसाइटी जिनका नाम है जोबांग मोदी इज मेकिंग अ हम्बल एफर्ट टू एनहांस द ग्रीनरी ऑफ द स्टेट टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. सो ही एंड हिज एनजीओ वाज इन द न्यूज इन द ईयर 2018 टू व्हेन ही वाज प्लांटिंग एन एवरग्रीन प्लांट इन ऑर्डर टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग. विल सी नाउ व्हाट दिस वेटलैंड मीन्स. ठीक है. इस टॉपिक के हेल्प से हम अभी डिस्कस करेंगे वेटलैंड्स के बारे में. तो वेटलैंड्स यू शुड नो दिस आर एरियाज वेयर वाटर इज द प्राइमरी फैक्टर. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट वेटलैंड में क्या रहता है वाटर रहता है विच कंट्रोल्स द एनवायरनमेंट एंड द एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ. ठीक है. सो वेटलैंड्स एज यू कैन सी हियर दिस इज रेफर्स टू द इकोसिस्टम सैचुरेटेड विद वाटर आइदर सीजनली और परमानेंटली. तो यहाँ पे जो पानी है वो एक पर्टिकुलर सीजन में भी रह सकता है नहीं तो ये एंटायर थ्रू आउट द ईयर भी रह सकता है. दे इंक्लूड मैंग्रोव्स मार्शेस रिवर लेक्स डेल्टास फ्लड प्लेन्स एंड फ्लडेड फॉरेस्ट राइस फील्ड कोरल रीफ मैराइन एरियाज नो डीपर देन 6 मीटर्स एज वेल एज ह्यूमन मेड भी पाया जाता है. देखिए जो एवरेज डेप्थ होता है वेटलैंड्स का इट इज अराउंड 6 मीटर और ह्यूमन मेड भी कभी आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल रिजर्व words. ठीक है. In the picture you can see the example of the Sundarban wetlands which are formed in the drainage area of the Ganga and the Brahmaputra river. तो ये पाया जाता है वेस्ट बंगाल में and also in parts of the Bangladesh. ठीक है. So India has approximately 4.6% of its land as wetland. तो इंडिया का जो 4.6% surface area है तो यहाँ पे पाया जाता है mangroves, marshes, rivers. So these things are found. So out of which आप देखोगे यहाँ पे विच इज एक्चुअली 15.26 मिलियन हेक्टेयर्स. ठीक है. तो दिस 4.6 एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ इंडिया इट कवर्स 15.26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इंडियन लैंड इज वेटलैंड ओनली. ठीक है. और इसमें से 75 साइट्स डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस व्हिच आर नोन एज रामसर साइट्स विद अ सरफेस एरिया ऑफ 1.08 मिलियन हेक्टेयर्स. तो ये 15 में से अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन हेक्टेयर्स में से 1 मिलियन हेक्टेयर जो है इसको हम we say we take a number of initiatives to conserve them under what? Under this wetland of international importance which are known as the Ramsar sites. अब हम Ramsar site के बारे में भी हम बात करेंगे. India is also a signatory to this Ramsar convention. तो देखिए सारे wetlands जो है ना आप देख सकते हो यहाँ पे 15.26 million hectares are wetlands only. लेकिन बस 1 million hectare को ही हम कंजर्व करते हैं as Ramsar sites. तो सारे वेटलैंड्स रामसर साइट्स नहीं होते हैं. ठीक है. बट ऑल द रामसर साइट्स आर ऑब्वियसली वेटलैंड्स. सो अरुणाचल में इवन दो देयर आर नो वेटलैंड्स है. ठीक है. यहाँ पे अरुणाचल में अभी तक कोई वेटलैंड्स है नहीं. सॉरी आई एम सेइंग कि अरुणाचल में वेटलैंड्स तो है बट देयर आर नो वेटलैंड्स अंडर रामसर कन्वेंशन. ठीक है. अरुणाचल में वेटलैंड्स पाया जाता है बट देयर आर नो वेटलैंड्स अंडर दिस रामसर कन्वेंशन येट. सो रामसर कन्वेंशन जो है इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स व्हिच वाज साइंड ऑन 2 फरवरी. ठीक है. 2 फरवरी 1971 में साइन किया गया था इन अ सिटी ऑफ ईरान कॉल्ड रामसर. तो जिस सिटी में साइन हुआ था रामसर कन्वेंशन इसी के जो सिटी का नाम था रामसर तो इसी के बेसिस पर इस कन्वेंशन को कहा जाता है रामसर कन्वेंशन. सो इन दिस रामसर कन्वेंशन यू विल फाइंड some sites being chosen as the Ramsar sites. So Ramsar site क्या होता है? It is a wetland of international importance under the जो site हम observe करते हैं जो site हम acknowledge करते हैं under the Ramsar convention. अब इस Ramsar convention को convention on wetlands भी कहा जाता है which was signed in 1971. ठीक है. तो इस 2 फरवरी में साइन हुआ था. तो Ramsar recognition is the identification of wetlands around the world which are of international importance especially if they provide habitats to waterfowl. अब ये जो waterfowl है these are
बेसिकली बर्ड्स दैट स्विम इन वाटर, जैसे कि एग्जांपल आप डक्स कह सकते हो, गीज, स्वैन्स, तो ऐसे 180 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है. तो इफ दे आर प्रोवाइडिंग दिस, इफ द वेटलैंड्स आर प्रोवाइडिंग like habitat to this waterfall, then it is often recognized as a Ramsar site. There is international interest and cooperation in the conservation of such wetlands and a judicious use of the resources. So Sundarbans in West Bengal, जो ये recently जिसे acknowledge किया गया है as a Ramsar site, it is the largest Ramsar site in India. ठीक है. अब वर्ल्ड वेटलैंड्स ने देखिए इसी टॉपिक पर एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, छोटा सा इंफॉर्मेशन. ये जो 2 फरवरी में जब ये साइन हुआ था ना, इसी कारण से 2 फरवरी को हम एवरी ईयर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे. तो कभी अगर आपको पूछेगा अबाउट इंटरनेशनल और वर्ल्ड वेटलैंड डे, द आंसर वुड बी 2 फरवरी. इस साल का जो थीम है, जो कभी आपको जीके का एग्जाम में पूछा जा सकता है, इट इज वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर. थीम्स आर इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो द डेट्स. So based on this topic, I have provided a previous practice question. Please answer in the comment section. The next article is about free legal aid, which has been taken from a news based on the Hindu. Hindu में एक news आया था that Delhi High Court recently quashed the judgment of a trial court due to insufficient legal aid provided to the accused. तो currently एक accused को legal aid नहीं मिला था, तो इसी कारण से because he was not represented by lawyer, तो ये जो जजमेंट था इस कोर्ट का, तो इसे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया है. दिस फ्री लीगल एड कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द करंट कंटेक्स्ट, उसके बाद हम जानेंगे अबाउट फ्री लीगल एड. तो करेंटली एज आई वाज सेइंग, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज क्वाश्ड द जजमेंट ऑफ अ ट्रायल कोर्ट व्हिच सेंटेंस्ड द मैन टू लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर मर्डरिंग हिज वाइफ. तो अ पर्सन इज एलिजिबल टू मर्डर हिज वाइफ, और एक ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था, और उसी केस के दौरान जो यहाँ पे जज थे उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया है कि उनको मिलेगा लाइफ इंप्रिजनमेंट. बट द थिंग इज दैट ये ऑब्जर्व हुआ है अभी फिलहाल कि उनको मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए ही वाज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर. तो इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वेश कर दिया है, और इसे कहा गया है कि ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस फॉर नॉट ऑनरिंग द राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज. विल सी व्हाट दिस फ्री लीगल सर्विसेज मींस. ठीक है. अब द एक्यूज देखिए, जो एक्यूज है ना, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा गया है कि ही विल बी एक्विटेड. The accused has not been acquitted here. उनका सजा कम नहीं किया गया है ऑब्वियसली, ठीक है, और माफी भी नहीं दिया गया है. लेकिन द दिल्ली हाई कोर्ट हैज रिमांडेड द मैटर बैक टू द ट्रायल कोर्ट. वापस से इनको कहा गया है कि यू हैव टू टेक दिस मैटर अप, ताकि उनको वापस से दिया जा सके फुल, आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन बाय लॉयर्स. उसके बाद ही जो जजमेंट आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज वैलिड. ठीक है. सो द दिल्ली हाई कोर्ट हैज रिमांडेड द मैटर बैक टू द ट्रायल कोर्ट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, बिकॉज ट्रायल के दौरान मोस्ट ऑफ द पीरियड ये ऑब्जर्व हुआ था कि ही वाज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर. ठीक है. सो अब देखिए, राइट टू फ्री लीगल एड इन इंडिया. इन इंडिया लीगल एड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जस्टिस पी.एन. भागवती अंडर द लीगल एड कमेटी फॉर्म्ड इन 1971. तो जस्टिस पी.एन. भागवती ने इंट्रोड्यूस किया था लीगल एड. अब लीगल एड इज नथिंग बट फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन ओनली. ठीक है. इट मीन्स वर इट इज प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज टू पर्संस हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन जुडिशरी क्या होता है, इट इज एवरीवन्स राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट. अगर लॉयर अफोर्ड नहीं भी कर पा, मतलब अगर लॉयर नहीं भी कर पाते हैं ना, देन ऑल्सो देयर आर अरेंजमेंट ऑफ फ्री लीगल एड और असिस्टेंस इन द जुडिशियल सेटअप ऑफ द नेशन. तो ये जो फ्री लीगल एड है, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस टू ऑल, टू एंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू लीगल एडवाइस एंड लॉयर, एंड द राइट टू अ फेयर ट्रायल. तो देखिए, एक्सेस टू जस्टिस लाइक इट शुड बी एश्योर्ड, या कह सकते हो कि इट शुड बी एंश्योर्ड सो दैट जस्टिस प्रिवेल्स बोथ इन द केस ऑफ रिच और द पुअर. तो मतलब जस्टिस ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द स्टेटस ऑफ अ पर्सन, on the आप कह सकते हो on the occupation of a person, right? It should be equal for everyone. तो इसी वजह से सभी को ताकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिले, this is why this legal aid was brought about. ठीक है. The court in India, including the Supreme Court, on several occasions, मतलब बहुत सारे verdict में, they have held that in case any accused is not able to afford legal services, then it is the responsibility of the state to offer him the free legal services. ठीक है. मतलब जो legal services उनको दिया जाएगा, it would be on the cost of the state, that is the government के, आप कह सकते हो कि government has to make arrangement for the advices, for the free legal advices. ठीक है. तो free legal aid जो है, it is mostly meant for the weaker section of the society who are often deprived of the justice against the rich person. अब देखोगे बहुत बार ऐसा होता है कि जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, they are above the law, you can say. ठीक है. they are seen to be above the law. तो ये free legal aid is mostly meant for the weaker section of the society who are often deprived of justice against the rich person because of their inability to afford lawyers. तो अगर कोई afford नहीं भी कर पाएगा, it is the responsibility of the government to afford या to make arrangement of legal advice for that person.
Now this free legal aid जो है, it is also found in the constitution. So free legal aid is a constitutional duty of the state. तो state जो government है, that is the central government or the state government, उनका responsibility है to provide free legal service to everyone, and also it is the right of a citizen of India. ठीक है, तो Article 14 and 22(1) make it obligatory for the state to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all without any kind of discrimination, financial or otherwise. तो देखिए Article 14 you should know कि it provides for equality before the law or equal protection of the law within the territory of India. So this can only be ensured when everyone is treated equally under the law, right? So hence it makes an obligation on the government, be it central or the state, to help the needy with the required level of representation in the court of law. ठीक है, तो ये state government या central government का responsibility है to help the person afford the जो भी lawyer का फीस होता है वो afford करने के लिए help किया जाएगा by the state government or the central government. ठीक है, अब Article 22 also deals with the protection against arrest and detention in certain cases. अब Article 21 provides for reasonable, fair and just trial for all. ठीक है, अब Article 21 देखिए, you should know कि it ensures the right to life and personal liberty to everyone. ठीक है, so and also it has been mentioned as a DPSP. So DPSP under Article 39A, it clearly requires the state to promote justice by providing equal opportunities to of justice to all. देखिए जो free legal aid है, it is not that it is just the fundamental right under 14, 22(1) or Article 21. It is also a DPSP. DPSP आपको शायद पता होगा कि it acts like guidelines or principles which are required to be followed by the government in order to promote India as a welfare state. तो इसी DPSP में 39A में भी बताया गया है of providing justice or to promote justice by providing equal opportunities of justice to everyone. So the next article is about a recent appointment at the AIFF, that is All India Football Federation. ठीक है, so a person from our state Arunachal Pradesh has been appointed as a member. Let's see. तो देखिए All India Football Federation has appointed John Neelam as one of the its grassroots football development committee members. ठीक है, तो often questions are asked in the prelims regarding the recent appointments, especially from the state. तो such names and positions are important. और ये जो news है, it is the second news which has been seen. So another person from our state has made it to the AIFF. So this article has been taken from the Arunachal Times. So as I was saying about John Neelam, he used to be the member of, he used to be the vice president of the APFA, that is Arunachal Pradesh Football Association. Now he has been appointed as the chairman, he has been appointed as the member of the GFDC. GFDC stands for Grassroots Football Development Committee. तो इसका काम क्या है? Grassroots Development Committee का काम है to oversee the development of football at the grassroots level पर. ठीक है, तो there are 9 members in the GFDC. Mulraj Singh Sudhasama is the chairman of this committee. ठीक है, तो this is, you can see the picture is of John Neelam. ठीक है, so आपको शायद याद भी होगा, मैंने एनालिसिस में कवर किया था कि APFA का जो सेक्रेटरी था, that is अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, that is कीपा अजय, he was elected as the treasurer of the AIFF. ठीक है, तो इसी के बेसिस पर this is a prelims practice question. Kindly attempt in the comment section. So these are the questions that I had shared in the previous video. Let's look at the answers. So the answers for the questions are, the first question is about the permanent members of the UN Security Council. So the permanent members of the UN Security Council are known as the P5+1. Okay? And you should know that Russia is not a member of it. Then Nigeria is not a member. India is not a member. So answer A is, option A is the correct answer. And Germany is the one. That is P5+1. The one is Germany. Okay? And then about this number 2, that is अगर आप ये देखोगे ऑप्शंस, तो चीता I told you कि they are not naturally found in India. So if you eliminate cheetah, then the only option left is B, which is the correct answer. And then about the easternmost national park of India, I have covered this topic in great detail in the previous video. If you haven't watched it, please give it a look. It is the Namdapha National Park. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.